प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का फीडबैक मिला। मैं कोशिश करूँगा कि अन्य टॉपिक पर भी मैं लेक्चर बनाऊँ। कल हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, जो कि 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें होंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि डाइट, जापान के लोगों की डाइट क्या होती है, वो डाइट प्लान बनाकर चलते हैं। तो डाइट किस देश की संसद का नाम है? जापान की। चलिए और भी देख लेते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? वहाँ पे चलता है क्या? जाति पंचायत, है ना। बांग्लादेश जाति पंचायत वहाँ की संसद का नाम है। अगला स्पेन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोग कोट पहनते हैं। कोटेस वहाँ की संसद का नाम है। अगला है इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर क्या है? जापान। डाइट किस देश की संसद है? जापान की। अगला प्रश्न है, संस्थानन समिति की सिफारिश पर कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो आपको पता होगा कि के संस्थानन समिति जो है ये कब आई थी? 1964 में। और ठीक 1964 में ही हमारे यहाँ क्या आया था? सीबीसी। तो के संस्थानन समिति की सिफारिश पर ही भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में। ये भ्रष्टाचार निवारक संस्था है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो हुई थी, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? कुल 5 क्षेत्रीय परिषद। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष में तक कौन होता है? हमारा जो गृह मंत्री है वो होता है। और राज्यों के जो इसके सदस्य राज्य मतलब जहाँ इनके मुख्यालय हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं बारी बारी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ वित्त आयोग हमने पढ़ा है, आर्टिकल 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है। कितने वर्षों के लिए गठित होता है? 5 वर्ष के लिए। कौन गठित करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन से नंबर का चल रहा है? ये 15वें नंबर का चल रहा है एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। तो ये कैसा है? संवैधानिक है। लोकसभा सचिवालय, बिल्कुल लोकसभा का जो प्रशासनिक कार्यालय है ये सब जो है संवैधानिक है। अगला है चुनाव आयोग, हमने पढ़ा है आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार कब आया था? ये 1993 में आया था। कौन इसका अध्यक्ष होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये इसका अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में कौन है? H.L. दत्तू। कौन है? H.L. दत्तू। ये जो है अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध करता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों। अभी यूपीएससी में भी पूछा गया था, झारखंड पीएससी में भी आया था। ये जो है आर्टिकल 21 आप लोगों को पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 इसमें किसका है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 इसको ध्यान रखिए, अनुच्छेद 23 में किसका है? बालात श्रम उन्मूलन एंड किसका? यातायात, मनुष्यों में यातायात का निषेध है। जैसे अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है तो इसको हम मान सकते हैं कि आर्टिकल 23 के तहत ये सही है ना, क्योंकि इसमें मजदूरों और हर किसी का ध्यान दिया गया, उनका शोषण ना हो इसके लिए।
उनके साथ स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव ना पड़े इसके लिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? सी। अगला है निम्नलिखित में हमको क्या बताना है? गलत। ऐसे प्रश्न को थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दिया करो। संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। एक आगे चलते हैं। अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस है या जस्टिस हैं, ये सभी इस्तीफा देते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। कब? 1963 में। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था प्रिय साथियों? तो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आया था 1972 में। अगला अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? इंडिया आर्म्स एक्ट, फिर से इंडिया एक्ट। फिर से इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1774 में आया। रोलेक्ट एक्ट आया था कब? 1919 में। 1919 में। और इसको आपको पता होगा, इसको बिना अपील बिना दलील की संज्ञा दी गई थी काला कानून कहकर। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा है? रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, उपरोक्त सभी कार्य किसके हैं? तो हमने आपको अभी इससे पहले चर्चा किए थे और पिछले लेक्चर में भी कि आर्टिकल 280 में, किसमें? आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग के पद का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? तो आर्टिकल 280 में किसका है? वित्त आयोग का। यही क्या काम करता है? सेंट्रल और स्टेट के मध्य क्या करता है? करों का बंटवारा करता है। तो हमारा क्या है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न है योजना आयोग। योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है यार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या है? पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमको ये ध्यान रखना है। तो प्रिय साथियों देखिए, चुनाव 5 साल, बिल्कुल कार्यकाल 5 साल का होता है, सही है बिल्कुल। पंचायत में हमने देखा है कि महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होती है, ST SC OBC सभी कैटेगरी के जो पिछड़े हैं उनके लिए ये व्यवस्था होती है। पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, ये होता है किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके इलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 सही। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए ध्यान दीजिए, आर्टिकल 324 में क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रावधान। आर्टिकल 326 में किसका प्रावधान है?
सार्वभौमिक मताधिकार का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 323 में क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी का प्रावधान। अगला प्रश्न है, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो आपको पता होगा, वोटर की व्यक्तिगत रूप से सरकार की चुनाव आयोग की आपने सुना होगा निर्वाचन आयोग, है ना। ये मतदाता के पहचान पत्र हो, अपडेट हो, ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 324 में। अगला प्रश्न है, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का गठन का उद्देश्य, जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो किस लिए गठित हुई थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव देना, ग्राम पंचायतों के कामकाज की रिपोर्ट, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता, नई पंचायत मशीनरी की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करना। प्रिय साथियों, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। क्या है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका जो गठन हुआ था 1952 में, हमारे यहाँ क्या शुरू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर विकेंद्रीकरण या त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। नहीं, दरअसल क्या है कि सामुदायिक विकास को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन चीज़ों की बात की गई थी। लेकिन बेसिक किस लिए गठित हुई थी? वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, अब भी हमने चर्चा की, आर्टिकल 324 में भारत का निर्वाचन आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में प्रावधान है। नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग का अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 280 में प्रावधान है। नीति आयोग का ये संवैधानिक संस्था नहीं है। किसकी जगह आया है? ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। कब आया है? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कब? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति कानून द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना द्वारा, या केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट की में जजों की संख्या है, ये जो है किसके द्वारा? कानून द्वारा। संसद, मतलब हमारे यहाँ संसद को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो कानून में संशोधन करे और न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सके। अभी कितनी है? 30 + 1, 31 हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? शरद अरविंद बोबडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसको हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। शपथ भी कौन दिलवाता है? नहीं, नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है पर शपथ दिलवाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा राज्यसभा सीटों का निर्धारण करता है? 9वीं, 7वीं, 10वीं, 4वीं? तो देखिए, 4वीं अनुसूची में राज्यसभा सीटों का क्या है? आवंटन है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भू सुधार संबंधी कानून। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य कुल संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल निषेध कानून है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था ये।
दल बदल कानून ना, तो हमारा आंसर कौन सा है? डी। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि सर्वाधिक एसटी कहाँ पर है? एमपी में है, इसलिए एमपी में सर्वाधिक सीटें रिजर्व है। किसके लिए? एससी के लिए। कुल कितनी सीटें रिजर्व है? 6 सीटें रिजर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एवं एक्सचेंज, कृषि। ध्यान दीजिए, स्टॉक एवं एक्सचेंज ये किसका विषय है? ये सेंट्रल का, संघ सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये जो है राज्य सूची का विषय है। कृषि ये भी राज्य सूची का विषय है। तभी तो हमारे यहाँ भावांतर योजना, ये किसानों की ऋण माफी योजना, ये सारे डिसीजन किसने लिया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? तो हमने दक्षिण अफ्रीका, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। किसका है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अन्य ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। जर्मनी से हमने क्या लिए हैं? आपातकालीन उपबंध लिए हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व। और ब्रिटेन से हमने क्या लिए हैं? हमारा पूरा मंत्रिमंडल ही सर्वाधिक प्रभाव, आपको पता होगा ब्रिटेन का ही है, अंग्रेजों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। चाहे मंत्रिपरिषद की प्रक्रिया हो, प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक प्रक्रिया हो, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब हमने ब्रिटेन से लिए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के शामिल स्कूल है। केवल सरकारी, केवल प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट दोनों। सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित। ध्यान रखिएगा साथियों, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, अनुदान मिलता हो, ना मिलता हो, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये सभी के लिए लागू होगा। अर्थात सभी स्कूल अपने यहाँ जो बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए 25% सीटों को आरक्षित रखेगा। कब लागू हुआ था? ये अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मूल अधिकार भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ये किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। ये एक ही प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये एक ही प्रश्न है। लोकसभा, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? ये की गई थी गोवा में। क्या होती है इसमें, क्या काम किया जाता है कि जहां हम मतदान करते हैं वहां फिंगरप्रिंट की व्यवस्था होती है। हम अपनी जो है अपनी सारी जानकारी वहां पर लिंक अपडेट होती है और लोकेशन ट्रेस की जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है, पोलिंग बूथ वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? गोवा में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है। कौन बुलवाता है? राष्ट्रपति बुलवाता है संयुक्त अधिवेशन। कौन इसकी अध्यक्षता करता है?
तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। अगला, अभी तक कितनी बार हमारे यहाँ संयुक्त अधिवेशन बुलवाया गया है? 3 बार बुलवाया गया है। अगला प्रश्न, मतलब और अन्य ऑब्जेक्टिव, आर्टिकल 110 इसमें किसका प्रावधान है? इसमें हमारे यहाँ धन विधेयक का प्रावधान है। आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है? वार्षिक वित्तीय विवरण से रिलेटेड। आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। तो इस तरीके से हमारे ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। कल हम आगामी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन कल करंट अफेयर्स पर चर्चा होगी, जिसमें 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं और भी अन्य टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू प्रिय साथियों।